हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके लिए एटम की नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जो इसको कंटिन्यू कर रहा है हमारे वही टॉपिक को जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था या जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने लास्ट में आपको बोर्स थ्योरी के बारे में बताया था, जिसके अंदर हमने आपको हाइड्रोजन लाइक एटम और हाइड्रोजन एटम के लिए जो बोर्स थ्योरी थी उसके कुछ पॉइंट्स बताए थे, उसके रिलेटेड एनर्जी बताई थी, बोर्स रेडियस वगैरह बताई थी, वेलोसिटी बताई थी, फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशंस बताए थे। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखें तो वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ओके, मैंने वहाँ पे एनर्जी का टॉपिक छोड़ा था और कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो छोड़े थे। एनर्जी का टॉपिक यूँ कह के छोड़ा था आपके लिए कि हाँ, वहाँ एनर्जी का थोड़ा सा क्या है कि हमें थोड़ा वो वाइड टॉपिक है तो उसको आराम से अच्छे से अलग से वीडियो में समझना था, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो नहीं तो इससे क्या होता है कि बच्चों एक साथ आप भी बोर हो जाते हैं और उस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ इसमें एटम्स का नेक्स्ट टॉपिक। एटम के नेक्स्ट टॉपिक में इसके अंदर बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के कुछ हम पोस्टुलेट्स को देखेंगे और उससे निकले हुए कंक्लूजन को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट में ये जो मैंने बताया था अब इसकी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे और फॉर्मुलेशन दिखाएंगे कि इसका किस तरीके से क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं। नेक्स्ट इसमें एनर्जी लेवल दिखाएंगे। एनर्जी लेवल एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के दौरान कौन कौन से एनर्जी लेवल पे मूवमेंट करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताया जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, या फिर इसको आप अलग से लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो भी हुआ था, यानी कि जो वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है वो जो एज अ फोटोनिक एनर्जी लेके वो जो स्टेट या एक्साइटेशन स्टेट को इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन, उसके स्पेक्ट्रम को समझेंगे। और इसमें एक छोटा सब टॉपिक भी डाला हुआ है मैंने कि ये डी ब्रोगली कमेंट मैं बताऊंगा आपको, जो बोर्स के मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट था उसको बोर्स कैसे उसको उनका क्या कमेंट था और वो किस तरीके से बोर्ड का सेकंड पोस्टुलेट ठीक था, और उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। एट लास्ट में आपको ये बता दूंगा मैं आपको कि इसमें लिमिटेशंस क्या रही हैं बोर्स मॉडल की, क्योंकि हर मॉडल की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती ही हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर मैं कवर कर रहा हूँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी एनर्जी का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसमें एनर्जी। तो थोड़ा ध्यान से इसे देखते चलेंगे, थोड़े से ये फॉर्मूलेशन इसमें ज़्यादा हैं तो ध्यान देंगे कहाँ से क्या फॉर्मूला निकला हुआ है। ओके, अगर आपको याद आ रहा होगा तो कल मैंने मतलब लास्ट वाली वीडियो में जो भी मैंने आप कवर किया था उसमें मैंने आपको एक बताया था एफ सी इक्वल टू एफ ई, एफ सी इक्वल टू एफ ई, जहाँ पे ये एफ सी क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स था। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स था जो रोटेशनल डायनामिक्स से लिया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये आपका था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ओके ओके बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसमें क्या होता है आपका, ये दोनों फोर्स इक्वेट होती हैं तभी वो उस ऑर्बिट में स्टे कर पाता है। ओके, तो हमने वहाँ से अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो वहाँ से एक रिलेशन निकल के आया हुआ था जो कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और इसको इक्वेट करके मिलता है, और वो आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी थी हमारी 1/4πε0 जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये था। अब आप यहाँ से अगर देखो तो यहाँ से एम वी स्क्वायर वाला पार्ट, अगर हम एनर्जी निकाल रहे हैं तो एम वी स्क्वायर वाला पार्ट अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना, ये पता ही है आपको। तो यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से अगर हम इसमें थोड़ा सा भी एनालिसिस करते हैं तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन फॉर्मुलेट बनता है, फॉर्मुलेशन होकर आता है, वो आता है जेड ई स्क्वायर अपॉन 8πε0, और ये हो जाएगा आपका आर। ओके, यहाँ पे ये बच जाएगा। अच्छा, अब लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंगली हमने वहाँ से क्या देखा था, वहाँ पे हम जानते हैं क्या था, रेडियस की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, जो कि अगर आपको याद आ रही हो, नहीं याद आ रही तो आप एक बार पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरी एटम की पहली वाली वीडियो में, इससे पहले वाली में। तो ये थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर नीचे था। ओके, तो ये वाली वैल्यू थी, ये वाली, इसको उठा के हम इस जगह पे रखेंगे। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या निकल के आती है। यहाँ से जब आप ये पूरी वैल्यू डाल दोगे तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये हो जाता है आपका 1/n स्क्वायर। ओके, देखो इस बच्चों इस चीज़ में मैंने ये 1/n स्क्वायर अलग रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो किसी ना किसी
कोई किसी भी एलिमेंट के एटम के लिए अगर आप देखो तो ये वाली चीज़ें क्या होती हैं, लगभग लगभग फिक्स होती हैं, ठीक है, लगभग लगभग कांस्टेंट होती हैं। तो आप इसकी वैल्यू को पुट करके यहाँ से अलग से फॉर्मुलेट भी कर सकते हो। ओके, तो इन सारे पार्ट को हमने उठा के इस तरीके से रखा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है, यहाँ पे इस चीज़ को अलग किया गया है और इसमें किस तरीके से रखा गया है, इसमें रखा गया है RHC अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला निकाला है, जहाँ पर आपका R जो है वो एक तरीके का कांस्टेंट लिया गया है जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, और उसकी वैल्यू m स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब होती है। ध्यान रहे यहाँ पे h क्यूब है, ठीक है, इसीलिए हमने एक h का यहाँ पे मल्टीपल एक्स्ट्रा ले रखा है, ये देख लीजिए इस जगह पे। ओके, तो ये जो r है यहाँ पे क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैं आपको अभी बता दूंगा। ये क्या है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, तो रिडबर्ग कांस्टेंट हो जाता है ये आपका। ओके, तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये हमारी निकल के आ गई बड़े आराम से काइनेटिक एनर्जी। भाई अगर काइनेटिक एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन जो कि अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसके बीच में न्यूक्लियस और उसके बीच में न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में, उस इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियस के बीच में एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के होने की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी लगेगी। पोटेंशियल एनर्जी लगेगी तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE और माइनस ई किसके लिए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, अपॉन R कर देंगे एनर्जी के लिए। यहाँ से आप क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर ये चीज़ आ गई तो अगेन आप यहाँ पे R की वैल्यू पुट करोगे बच्चों। R की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे, अभी आपने ऊपर देखा था, यहाँ मैंने बताया हुआ है ये वाली वैल्यू देख लो, ये वाली। तो इसको उठा के नीचे पुट कर लेते हैं। ये यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मुलेट होकर आ जाएगा इसमें, वो आ जाएगा आपका R की वैल्यू पुट करते ही, और रिडबर्ग कांस्टेंट की भी वैल्यू आप पुट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2RHC अपॉन एन स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर। तो ये आ गया। अब इस चीज़ को देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को। अब यहाँ से अगर हम टोटल एनर्जी निकालते हैं तो टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों, बहुत आराम से सबको ही पता है क्या होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, कर दो इन दोनों को ऐड, कर देते हैं इन दोनों को ऐड, तो ये क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी ऊपर RHC अपॉन एन स्क्वायर था। ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस का 2RHC अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का RHC अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ से एनर्जी की वैल्यू ये आ गई। अब ये आप क्या करोगे, यहाँ से चाहो तो आप यहाँ पे R की वैल्यू उठा के डाल दो, जो भी R की वैल्यू मैंने आपको वहाँ बताई है ऊपर, ठीक है, ये बताई हुई है, ये देख लो, ये देख लो, ये वाली R रिडबर्ग कांस्टेंट ME की पावर 4 E एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन CH क्यूब। ओके, इसको डाल लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, नेट इक्वेशन क्या बनेगी, Z स्क्वायर E की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर। ओके, तो ये वाली जो इक्वेशन बन गई आपकी एनर्जी की इक्वेशन बन गई। तो बच्चों अगर आप लास्ट वाली वीडियो देखो तो मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ था रिलेशन क्या होता है आपका, रिलेशन जो होल्ड करता है टोटल एनर्जी जो होती है इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और एक रिलेशन मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है माइनस का ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताई थी और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ओके, अच्छा चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि देखो बच्चों कि n इक्वल टू कोई भी रैंडम नंबर है ये, यानी कि कोई भी आपका ये क्या है ऑर्बिट का है, 1 2 3 4 कोई सा भी ऑर्बिट हो सकता है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, Z इक्वल टू 1, और बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास ऑर्बिट एक ही होता है तो n की वैल्यू भी 1 रहेगी। तो यहाँ से उसके लिए अगर मैं एनर्जी निकाल लेता हूँ तो एनर्जी का एक्सप्रेशन En इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने n की वैल्यू डाली हुई है, अगर आप n इक्वल टू 1 के लिए पुट करवाना चाहते हो तो यहाँ से E1 आ जाता है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी आ जाता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करवाओगे तो बड़े आराम से आ जाएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो बहुत आराम से इस चीज़ को आप समझ सकते हो। ओके,
अच्छा, अब देखो बच्चों, होता क्या है कि जब कभी भी ऐसा होता है कि हाँ एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है, यानी कि बाहर से कोई भी एनर्जी उसको मिलती है, तो उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर ऑर्बिट में वो जंप करता है अपनी लोअर लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ जंप करता है। ओके, तो जब वो जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट का काम है, ये देख लीजिए कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, और जब वो आप हटा लेते हो तो वो वापस आके अपनी लोअर ग्राउंड स्टेट में गिरता है। तो उस दौरान क्या होता है कि भाई हम एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं उन दोनों स्टेट्स का। ठीक है, कल भी मतलब लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। उसमें क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, E2 में जाता है, E1 से जाता है, ठीक है, तो उस दौरान ये एक फोटोनिक वे में जाता है। किसके? फोटोनिक वे में, जिसकी एनर्जी एच न्यू से दिखाते हैं, ये लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो एनर्जी डिफरेंस जो इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस होगा E2 माइनस E1 का, वो क्या होगा भाई, एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने देख ही लिया है। कौन सा एक्सप्रेशन? ये वाला एक्सप्रेशन, ये देख लो, ये वाला एक्सप्रेशन। अब यहाँ से आ जाते हैं, तो अब यहाँ से नीचे आ जाते हैं तो क्या होगा एनर्जी का एक्सप्रेशन, एम जेड ई स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब आप 2 के लिए रखोगे तो 2 के लिए n2 हो जाता है, तो n2 का स्क्वायर, क्योंकि एक सेकेंड, ये वाली एनर्जी जो है ना आपकी वो माइनस में है, तो n2 का स्क्वायर ना होके पहले क्या आ जाएगा, n1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है। ओके, n1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाता है आपका 1/n2 स्क्वायर। ओके, तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं अलग से आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी का जो डिफरेंस निकल कर आया वो हमारा ये आ गया। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस है बच्चों, ये देख लो, ये वाला जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये कौन सा डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस है जो इस पाथ में है, ये जो इस पाथ के अंदर है, एच न्यू की फॉर्मेट में जो है। अब होगा क्या, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक्साइटेड स्टेट में ट्रैवल करेगा या ट्रांजिशन करेगा यहाँ से वहाँ। अब ये जो एनर्जी होती है फोटोनिक वे में होती है, और फोटोनिक एनर्जी हम जानते हैं इक्वल टू एच न्यू होती है। तो यानी कि ये जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई इन द सेंस E2 माइनस E1 जो है यहाँ पे, ये क्या है, इज नथिंग बट द एच न्यू। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू की वैल्यू निकालेंगे। न्यू की वैल्यू निकालने का क्या मतलब होगा, इसको उठा के आप यहाँ पुट कर दो। ओके, यहाँ पुट कर दोगे तो क्या चेंजेस आ जाएंगे इक्वेशन में, इक्वेशन एज इट इज रहेगी, एम ई की जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक एच था वो आपका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एच क्यूब हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये क्या निकाल लिया बच्चों मैंने, ये निकाल लिया फ्रीक्वेंसी। किसकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिट इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिट इलेक्ट्रॉन जो कि आपका एक फोटोनिक वे में एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है। ओके, अच्छा, अब एक रिलेशन हम और जानते हैं, विच इज क्या होता है वो रिलेशन, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ 1/लैम्डा बच्चों, अगर मैं यहाँ निकालने की कोशिश करता हूँ तो न्यू/C आता है। क्या आता है? न्यू/C। अच्छा, मैं अब ये 1/लैम्डा निकाल क्यों रहा हूँ, ये 1/लैम्डा क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका वेव नंबर। क्या होता है? वेव नंबर। इसको निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है यहाँ पे क्योंकि वेव नंबर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ में से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भैया कितनी नंबर ऑफ वेव्स आपकी पर यूनिट लेंथ में से पास हो रही हैं। तो ये तो बड़ी आराम से भाई कोई भी रिलेट कर सकता है, जिसको नहीं भी आता उसको भी मैं बता देता हूँ कि भाई नंबर ऑफ वेव्स क्या होती हैं पर यूनिट लेंथ में, आप कैसे निकालते हो। पर यूनिट लेंथ में भाई वेव लेंथ है, वेव लेंथ अपनी कुछ ना कुछ उसकी होगी। ओके, अगर आप पर यूनिट लेंथ आपके लिए कुछ भी हो सकती है, सपोज करो 1 सेंटीमीटर है, अगर आप उस 1 सेंटीमीटर में से कोई नैनोमीटर के ऑर्डर की वेव लेंथ पास करोगे तो बहुत सारी नंबर ऑफ वेव्स पास कर जाएंगी उसके अंदर से। तो वेव नंबर उन्हीं की कैलकुलेशन के लिए बनाया जाता है या निकाला जाता है। तो अब हमने यहाँ पे वेव नंबर के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वेव नंबर ये दैट इज इक्वल टू 1/लैम्डा, और ऊपर वाले एक्सप्रेशन को यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन को C से और डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर
ये आपका जो भी फॉर्मूला है वो यहाँ पे आ जाएगा बड़े आराम से। तो क्या हो जाएगा, एम जेड ई स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। ओके, आई होप यहाँ पे अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना। मैं आपको एक बार रिवीजन पे सारे टॉपिक्स दोबारा से जल्दी जल्दी इसमें बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको देखते हुए चलिए। देखो बच्चों, अब हमने यहाँ पर क्या हुआ था कि ये पूरा वैल्यू, ये वाली जो पूरी वैल्यू है, अगर आपको याद आ रही हो ये वाली पूरी वैल्यू, ये मैंने आपको क्या बताया था, देख लो ऊपर, सबसे ऊपर आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट। ये देखो, ये बताया हुआ है मैंने, ये वाला जो पोर्शन बताया हुआ है ना, ये रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। अब नीचे आ जाते हैं, और ये पूरा पोर्शन कहाँ मिल रहा है हमें देखने के लिए, यहाँ पे मिल रहा है। ये देख लो, ये मिल रहा है पूरा पोर्शन देखने के लिए। ओके, तो ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है आर इक्वल टू ये पूरी वैल्यू, मैं दोबारा नहीं वैसे लिखना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए लिख रहा हूँ। देखो, ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये क्या है, इस पूरी वैल्यू को जब आप, ये क्या होता है, कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये तो सारी फिक्स वैल्यू है। ओके, अगर आप इसको करोगे कैलकुलेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निकल के भाई, सॉरी यहाँ पे जेड स्क्वायर नहीं है, जेड स्क्वायर आपका क्या होगा, जेड स्क्वायर तो आपका एटम के साथ हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन है तो वो 1 हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन के लाइक है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें एटॉमिक नंबर डाल दोगे। ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब। इसमें तकरीबन सारी चीज़ें आपको पता है। ये क्या है, ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, परमिटिविटी हो जाती है एप्सिलॉन नॉट सी, स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाता है। ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है। जब इन सारी वैल्यूज़ को हम इसमें डालते हैं बच्चों, जब सारी वैल्यूज़ को हम इसमें डालेंगे, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी आपकी 1.097 10 टू द पावर 7 पर मीटर। पर मीटर का मतलब मीटर इनवर्स, यानी कि ये हो जाएगा, ये इट्स अ काइंड ऑफ नंबर, इट्स अ काइंड ऑफ नंबर की पर मीटर इतनी सारी वेव्स होंगी, इतनी सारी वेव्स होंगी। ओके, अब हम इस वैल्यू को उठा के ऊपर रख लेते हैं, तो ये आता है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू जेड स्क्वायर आर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आप इसको सेंटीमीटर इन्वर्स में लेना चाहते हो तो वैसे भी ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और इफ़ z इक्वल टू 1 के लिए देखते हो और साथ ही साथ हम इसको सेंटीमीटर इन्वर्स में देखें, तो यहाँ वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 1.097 10 टू द पावर 5 हो जाएगी बच्चों। अगर पर मीटर 10 टू द पावर 7 है तो पर सेंटीमीटर 10 टू द पावर 5 हो जाती है, और आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन के आता है। ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है कहाँ, अगर आपको याद आ रहा हो 11th में ये टॉपिक था बोर्स मॉडल, तो उसके अंदर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है बड़े आराम से। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे वेव नंबर वगैरह मैंने आपको सब बता दिया है। अब जो हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक था या जो नेक्स्ट पॉइंट था वो बताने वाला, वो आपका क्या था, एनर्जी लेवल था। क्या था, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल यहाँ देख लेते हैं, हमने यहाँ पे सबसे ऊपर एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, यही है कुछ और है, एनर्जी लेवल ही है। ठीक है, एनर्जी लेवल मेरे को आपको बताना है, उसके बाद मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और डी ब्रोगली का कमेंट भी बताऊंगा साथ के साथ। एनर्जी लेवल बच्चों देख लो जल्दी से, क्या होता है एनर्जी लेवल, नथिंग बट द, मैं ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुका हूँ एनर्जी लेवल का, फिर से आपको यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं कि होता क्या है। कि देख लो बच्चों कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम के लीस्ट ग्राउंड स्टेट में होता है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, उसकी एनर्जी सबसे लीस्ट होती है। ओके, ग्राउंड स्टेट में उसकी, यहाँ लिख लेते हैं, ग्राउंड स्टेट में जिस भी ऑर्बिट में वो पड़ा हुआ है, ग्राउंड स्टेट में उसकी लीस्ट एनर्जी में पड़ा हुआ है वो। ओके, तो अब होता क्या है कि भाई जब भी कभी ट्रांजिशन देखने को मिलता है, जब भी कभी ट्रांजिशन देखने को मिलता है, तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। ओके, तो अगर आपका n इक्वल टू 1 के लिए, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करता हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में पड़ा है, तो अभी हमने एनर्जी उसकी निकाली, वो एनर्जी क्या निकल के आई थी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस एनर्जी इज द लोवेस्ट एनर्जी, ये आपकी लोवेस्ट एनर्जी रहेगी। ओके, लोवेस्ट एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट। और इसके अलावा जब आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आगे जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा
n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 या 3 के लिए, तो ये n इक्वल टू 1 वाली ऑर्बिट हो जाती है, n इक्वल टू 2 वाली हो जाती है, n इक्वल टू 3 वाली हो जाती है। तो अगर वो यहाँ से यहाँ जंप करता है या यहाँ से यहाँ जंप करता है इस तरीके से, तो होता क्या है कि वो आपकी एनर्जी सब्सिक्वेंटली बढ़ती चली जाती है या बढ़ी हुई एनर्जी स्टेट के अंदर जाती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो E1 E2 इस तरीके से आपकी एनर्जी बढ़ती हुई जाएगी, एब्सोल्यूट एनर्जी जो भी रहेगी। और यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये एनर्जी क्या है, ये इसी एनर्जी को आप आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। एनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वही एनाइजेशन एनर्जी होती है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट में से निकालने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो इसकी एनाइजेशन एनर्जी भी कह दी जाती है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये एनर्जी लेवल समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर हम लेंगे कि कितनी टाइप की, या ये कह लो कि हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम हुआ था वो आपका बेसिकली दो तरीके से बताया गया था। एक एमिशन स्पेक्ट्रम बताया गया था और दूसरा, एक एमिशन स्पेक्ट्रम था और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी। दो तरीके से है। एक में आपका क्या होता है, एक में आपका डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट फ्रिंजेस बन जाती हैं, या ये कह लो कि ब्राइट लाइंस ऑन डार्क स्क्रीन। ओके, डार्क बैकग्राउंड कह लो या डार्क स्क्रीन कह लो, कुछ भी कह लो। और यहाँ पे क्या होता है, डार्क लाइंस बन जाती हैं ब्राइट स्क्रीन पर। ओके, बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है या देखने का तरीका अलग, ऑब्जर्व करने का तरीका अलग था, बाकी स्पेक्ट्रम आपका उसी तरीके से वर्क करेगा। ओके, तो इसके क्या क्या कंक्लूजन थे या क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाले गए थे उसमें देख लीजिए, समझ लीजिए साथ के साथ ही। ओके, तो इसमें क्या था कि बाल्मर ने जो फाइंड किया था, बाल्मर जो आए थे हमारे, बाल्मर साहब, उन्होंने फाइंड किया था क्या, एम्पेरिकल फार्मूला, एक एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया था, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, वो एम्पेरिकल फार्मूला किसके लिए था? वो एम्पेरिकल फार्मूला उन्होंने वेव नंबर निकालने के लिए किया था, एंड दैट वेव नंबर इज फॉर, वो कुछ इस तरीके से था। तो वेव नंबर ये हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया। तो जो बाल्मर आए थे उन्होंने जो एम्पेरिकल फार्मूला बनाया था वो आपका n इक्वल टू 2 के लिए बनाया था, 2 यानी कि सेकंड ऑर्बिट के लिए। तो सेकंड ऑर्बिट से आपको उसको ट्रांसफर करवाना था, तो वो सेकंड से आपका n इक्वल टू 3 पे जा सकता था, 4 पे जा सकता था, 5 पे जा सकता था, या कहीं भी जा सकता था। ओके, तो वो n इक्वल टू 2 के लिए था बेसिकली। और यहाँ पे r की वैल्यू सबको पता ही है, यहाँ पे क्या था 1.097 मैंने बताई थी, 10 टू द पावर 7 ये मीटर इनवर्स में थी, और सेंटीमीटर में 5 कर लेना आप इसको। ओके, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। अच्छा देखो बच्चों, जब इन्होंने जो कराया था बाल्मर ने, वो बेसिकली n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 के लिए कराया था। इन्होंने जो कराया था वो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 के लिए ट्रांसफ़र करवाया था। अब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 के लिए जो इनकी जो पहली वेवलेंथ या पहला वेव नंबर जो निकल के आया था, वो क्या निकल के आया था, वो आया था 1.522 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स। तो ये जो वैल्यू आई ना बच्चों, ये क्या कैसे आई है, ये n इक्वल टू 3 आप यहाँ पुट कर दोगे तो बड़े आराम से r की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू ये निकल के आएगी। कोरस्पॉन्डिंगली लैम्डा की वैल्यू जब आप निकालोगे 1 अपॉन रेसिप्रोकल करके, तो यहाँ से निकल के आएगा लमसम 656 नैनोमीटर के लमसम, ये वैल्यू आएगी निकल के। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ देखने को मिली, ये मिली n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 के ट्रांजिशन के लिए। अब ये अगर आपको पता है बच्चों, वैसे भी तो मैक्सिमम बच्चों को पता ही होता है कि ये वाली जो वेवलेंथ है, ये ये विजिबल रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन। ओके, तो विजिबल रीजन में लाई करती है। अब होता क्या है, अब ये विजिबल रीजन में अगर ये लाई करेगी बच्चों, तो इसमें क्या है कि भाई विजिबल रीजन आपका कहाँ से कहाँ तक चलता है, 450 से लगभग 750 नैनोमीटर तक जाता है। तो इस रीजन में लाई कर जाती है, तो विजिबल रीजन में लाई करती है। तो बाल्मर सीरीज हम किसके लिए बोल देंगे, कौन सी लाइट वेव के लिए है भाई, ये लाइट के लिए है, लाइट के विजिबल रीजन के लिए है। ओके, इसके अलावा हमने कई सारे इसमें ट्रांसफ़र देखे हैं, या इसके अलावा कई सारे और भी डिस्कवरीज हुई हैं। जो पहली आई थी वो आई थी लाइमन सीरीज आई थी,
लाइमन सीरीज़ को पहला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो n=1 से लेके n=2, 3, 4 कहीं भी जा सकता है। तो जब ये आप करोगे तो इस केस में आपका एक्सप्रेशन किस तरीके से हो जाएगा, 1/λ, यहाँ पे r आ जाता है और ये हो जाता है आपका 1/1² और 1/n²। तो ये वाला हो जाता है एक्सप्रेशन। ये वाले एक्सप्रेशन के लिए आप निकालोगे। अब ये जो लाइमन सीरीज़ होती है, इससे जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो इसमें जो आपका वेव नंबर निकल के आएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो वेव लेंथ निकल के आएगी वो क्या होगी, वो आपकी, अगर आप वेवलेंथ उसमें चेक करोगे तो वो अल्ट्रा वायलेट रीजन की निकल के आती है। किसकी आती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन की निकल के आती है। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन की निकल के आती है, यानी कि उससे वेवलेंथ वो और कम होती है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन की हो जाती है। नेक्स्ट वाली जो आपकी आती है बाल्मर, में बता ही चुका हूँ बाल्मर वाली, ओके। तो बाल्मर सेकंड नंबर पे हो जाती है। थर्ड नंबर पे आपकी कौन सी होती है, पास्टन होती है, पास्टन सीरीज़। पास्टन सीरीज़ में क्या होता है भाई, आपका ट्रांसफ़र जो होता है वो n=3 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन कहाँ तक जाता है, n=4, 5, 6 कहीं भी जा सकता है, ओके। और ये वाली जो सीरीज़ होती है ये कौन से रीजन में आती है, ये आती है इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन। तो ये सारी बच्चों बातों को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, ओके। ये सारी चीज़ें आपको बहुत आराम से, बहुत ध्यान से समझते हुए चलनी है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए। तो ये हो जाता है ब्रैकेट सीरीज़। नेक्स्ट इज़ ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज़ आपकी n=4 से स्टार्ट होती है और ये आपकी चलती है n=5, 6, 7 तक, ओके। यहाँ पे ये अगेन आपकी इंफ्रारेड के अंदर ही आती है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे फाइनली वहाँ पे वेवलेंथ जाके, तो वो इंफ्रारेड रीजन में ही निकल के आएगी वेवलेंथ, इंफ्रारेड की जो भी रेंज होती है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, लास्ट जो इसका है जो वो है पी फुंड सीरीज़। पी फुंड सीरीज़ n=5 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन आगे जाती है और इसमें आपका ये भी अगेन आपका इंफ्रारेड के अंदर ही आती है, ओके। इस चीज़ का ध्यान रहे। तो बच्चों इस चीज़ से ये सारी हमने लाइन स्पेक्ट्रम देखी है जो कि बोर्ड्स के द्वारा निकाली गई थी, जो मतलब बोर्ड्स के द्वारा एक कंक्लूजन के तौर पे ये निकली हैं। अच्छा, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये बेसिकली सारी किसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, ये बनाई गई हैं हाइड्रोजन एटम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। हाइड्रोजन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हाइड्रोजन का भाई सबको पता होना चाहिए कि उसके अंदर केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस चीज़ का बहुत आराम से, इस चीज़ को तुम्हें बहुत दिमाग लगा के या ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें, क्योंकि आगे चल के यही लिमिटेशन बनती हैं, ठीक है। हर मॉडल जो भी आता है आपका वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशन उसमें छूटी जाती है। देखो बच्चों, ये तो एक प्रकृति का नियम है, ये तो आपका नेचर का नियम है कि मतलब कोई भी चीज़ जो पहले आती है कुछ ना कुछ उसमें लिमिटेशन रह जाती है, तभी आप उस चीज़ को अपग्रेड करते हो। आजकल डिजिटल मार्केट में सबको भी पता है कि हाँ, आज अगर मैं कोई फ़ोन ख़रीदता हूँ तो वो कल तक वो आउटडेट हो जाता है, उससे नया वर्जन आ जाता है। लेकिन वो मेरे लिए आज के लिए तो बहुत अच्छा था, आज के लिए तो बिल्कुल लेटेस्ट था। तो बच्चों ऐसे ही होता है, ठीक है। जितने भी मॉडल आए हैं उनमें कुछ ना कुछ उनके ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस वगैरह रह गई हैं, जिनको बाद में सुधारा गया या फिर उसको और अपडेट किया गया, ओके। एक्सप्लेनेशन मैंने सारी तकरीबन दे दी हैं इसमें, लाइमन बाल्मर सीरीज़ वगैरह सारी आपको बता दी है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसमें कमेंट में डाल के बता सकते हैं। उसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर कवर करूँगा तो उसमें आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा साथ के साथ ही, ओके। तो अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला है वो ये है, वो क्या था बताने वाला, वो अगर मुझे याद है तो ऊपर डी ब्रोगले वेवलेंथ था, डी ब्रोगले कमेंट था, वो डी ब्रोगली का कमेंट था, ओके। डी ब्रोगलेस कमेंट। अब डी ब्रोगलेस का कमेंट क्या था बच्चों, देखो डी ब्रोगले बोर से अलग थे, ठीक है ना। बोर का जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट था, जो कि अगर आपको लास्ट वीडियो में देखोगे तो जो सेकंड पोस्टुलेट मैंने बताया था, सेकंड नंबर का पोस्टुलेट बताया था, वो एंगुलर मोमेंटम का बताया था, याद आ रहा हो तो अगर आपको, या अगर नहीं भी याद आ रहा, जिसने नहीं देखी है वो देखे जाके एक बार। तो एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट बताया था वहाँ पे कि भाई अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड अगर घूम रहा है या रिवॉल्यूट कर रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो जाता है, तो अगर वो रिवॉल्यूट कर रहा है तो वो एसोसिएट होता है उसके रोटेशनल डायनेमिक का कंसेप्ट है ये तो पूरा। रोटेशनल डायनेमिक में क्या होता है कि भाई अगर वो गोल गोल उसमें घूमेगा तो उसमें एक एंगुलर मोमेंटम बनेगा, जैसे लीनियर जो आपकी स्ट्रेट लाइन डायनेमिक्स होती है रेक्टिलिनियर मोशन में, उसमें क्या होता है, नॉर्मल मोमेंटम होता है। ऐसे ही रोटेशनल डायनेमिक में आपका क्या होता है, रोटेशनल मोमेंटम होता है, जिसको आप एंगुलर मोमेंटम कह देते हो, एंगुलर मोमेंटम विच इज़ एल, ओके। यहाँ पे
एल होता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम एल, जिसकी ये वैल्यू एम वी आर भी बोली जाती है, वहाँ पे मैंने ये बताया था। अब डी ब्रोगले का कमेंट क्या था बच्चों, ये ध्यान से देख लेना इस चीज़ के अंदर। ओके, इस चीज़ में डी ब्रोगले ने क्या कहा था कि अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका जो आपका ये कह लो उसका जो भी आपका एंगुलर मोमेंटम है, ये कल भी बताया था, जो उसका एंगुलर मोमेंटम वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ लो, इसमें क्या है। ये इसका न्यूक्लियस हो जाता है, सपोज कर लेते हैं ये इसका ऑर्बिट है। ओके, तो ऑर्बिट है, देखो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट तो होता नहीं है, वो वेव लाइक मूवमेंट होता है, लाइक दिस। ओके, ये वाला मोशन, ये वाला मोशन हो जाता है। अब इसमें बच्चों ध्यान से देखो कि भाई एक वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, एक अगर मैं एक पूरी वेवलेंथ को लेता हूँ तो सपोज करो मैंने यहाँ से वेवलेंथ उठाई, ये यहाँ से, तो ये पूरी वेवलेंथ यहाँ तक ख़त्म हो गई। ओके, इसके अगली वेवलेंथ यहाँ ख़त्म हो जाएगी, इसकी अगली वेवलेंथ यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से एक एक वेवलेंथ, भाई वेवलेंथ का चार्ट सबको पता ही है, अगर मैं बता देता हूँ साइन वेव अगर आपने देखी हो तो इस तरीके से होती है। ओके, तो एक वेवलेंथ का मतलब आपका 0 से लेकर 2π। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरी, अब इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ये वाली हो जाती है वेवलेंथ, इसी को लैम्डा बोलते हैं। ओके, तो इस चीज़ को अगर मैं देखता हूँ तो बच्चों इसमें होता क्या है कि जब इस तरीके से होगा तो ये आपका ये न्यूक्लियस होता है। अब इसमें जितनी भी ये नंबर ऑफ वेव्स आई होंगी, जितनी भी इसमें नंबर ऑफ वेव्स आएंगी, सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये सब क्या होगा, ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। अब देखो इसमें क्या है, अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब होता है बच्चों कि ये क्या होगा, इसमें फिक्स अमाउंट में होगा, किसी ना किसी, ऐसा नहीं होगा कि आपका फ्रैक्शन में होगा। तो अगर ये क्या है, अगर आप ध्यान दो तो ये एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, दैट मीन्स कि इसके पास क्या होगा कि भाई इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, 2πrn होगा नहीं होगा सर्कमफ्रेंस, ये जो सर्कमफ्रेंस होगा 2πrn होगा। अब ये जो सर्कमफ्रेंस होगा, और इसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ, इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स हैं ये इंटीग्रल मल्टीपल हैं। तो ये क्या होगा, इज नथिंग बट, सपोज करो एक वेवलेंथ n की है, तो मान लेते हैं इसके अंदर कितनी है, टोटल वेवलेंथ n है, तो यहाँ पे 2πrn बराबर n लैम्डा आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे डी ब्रोगले वेवलेंथ को देख लेते हैं एक बार। डी ब्रोगले वेवलेंथ अगर आपको याद आ रहा हो भाई, आप 12th के एंड में, तो डी ब्रोगले वेवलेंथ क्या बताया था, सबको पता ही होता है डी ब्रोगले वेवलेंथ क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/mv, ये सबको पता ही है। ओके, तो h/mv है, इसको उठा के हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2πrn nh/mv। ओके, अब ये क्या करो कि mv को यहाँ ले जाओ और 2π को उठा के यहाँ ले आओ, तो हो जाता है mvrn इक्वल टू nh/2π। अब ये जो mvrn है इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम l विच इज इक्वल टू n डॉट h/2π। तो बच्चों अगर आप ध्यान दो तो ये वही एंगुलर मोमेंटम है जो सेकंड पोस्टुलेट था, किसका, मिस्टर बोर का। तो बोर ने भी तो यही बताया था कि एंगुलर मोमेंटम आपका इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, h/2π का। तो यहाँ से डी ब्रोगले का कमेंट वैलिड होता है और बोर का सेकंड पोस्टुलेट भी वैलिड हो जाता है। ओके, तो अगर किसी को भी इसमें कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को बैक करके इसमें देखें और जो भी दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ लिमिटेशंस। ये लिमिटेशंस जो हैं बिल्कुल आज के वीडियो का मैं इसका एंड करूँगा, यहीं पे करूँगा, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। देखो बच्चों लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल और है, इसको और ध्यान से समझ लेते हैं। देखो बच्चों जो हुआ था, बोर का जो मॉडल आया था ना, सबसे पहला जो इसका जो लिमिटेशन है वो यही है कि जो बोर का मॉडल था वो केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के लिए था। किसके लिए था, हाइड्रोजन एटम। और अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा था, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। या तो हाइड्रोजन एटम ले लो या हाइड्रोजन के लाइक बना लो या हाइड्रोजन के जैसा बना लो। देखो ये केवल और केवल हाइड्रोजन के लिए था, ठीक है, चाहे आपने हीलियम को बना लिया हो हाइड्रोजन लाइक, चाहे आपने लिथियम को बना लिया हो हाइड्रोजन लाइक, लेकिन आप बना तो हाइड्रोजन लाइक ही रहे थे ना उस चीज़ को, यानी हाइड्रोजन आयन के तरीके बना रहे थे।
तो बच्चों ये पहली लिमिटेशन इनकी यही हो गई थी, केवल और केवल हाइड्रोजन के लिए ही, मतलब या हाइड्रोजन से रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए ही होता था। ठीक है, इससे अलावा कोई और एटम अगर ना हो तो उसके लिए वैलिड नहीं माना जाता था ये। ठीक है, या इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं होता। सपोज करो कि भाई आप कोई और एलिमेंट लेके देख लो, सपोज करो सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, है ना, इन सब के लिए वो नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं था। तो अब सोडियम को अगर आप बनाना चाहते हो हाइड्रोजन गैस बना सकते हो, उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। क्या लेकिन ये फिजिबल है? बिल्कुल नहीं है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये पहली लिमिटेशन उनकी हो गई थी जिनको बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरी इसकी लिमिटेशंस जो है वो ये है कि देखो, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, ठीक है, वो एक 3D ज्योमेट्री होती है ना बच्चों। देखो वो क्या होता है, वो आपको इसमें ये 2D प्लेन है या 2D सरफेस है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप उसको सर्कल मत समझो, आप उसको समझो कि वो क्या है, एक बॉल नुमा शेप है। ठीक है, बॉल की तरह। बॉल क्या होता है? सर्कल का 3D मॉडल होता है। 3D मॉडल इस तरीके से 3D मॉडल हो जाता है जो आपका दोनों साइड चलता है, मतलब पूरी फुल बॉल होती है वो एक तरीके से, यानी 3D स्पेसिंग होती है पूरी। ये तो बॉल का पूरा जो होता है वो एक स्फीयर होता है। स्फीयर क्या होता है आपका? ये आपका 3D इमेज ऑफ सर्कल। किसी भी सर्कल का 3D इमेज अगर आप लो तो वो क्या हो जाता है? स्फीयर हो जाता है। तो वो स्फीयर होता है, स्फीयर के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक क्राउड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सर्कुलर ही होगा उनके हिसाब से, केवल ये वैलिडिटी थी। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट 3D है तो वो इलिप्टिकल भी हो सकता था, इलिप्टिकल मोशन भी हो सकता है या इलिप्टिकल शेप भी वो बना सकता है, लेकिन इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ढंग से। इलिप्टिकल मोशन यानी इलिप्टिकल शेप क्या होती है बच्चों, कि अगर ये इसका न्यूक्लियस है तो वो इस तरीके से भी रोटेट कर सकता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, हालांकि उसका ऑर्बिट फिक्स है, लेकिन वो इलिप्टिकल ऑर्बिट भी ले सकता था। इस चीज़ को वो वैलिडेट नहीं कर पा रहे थे, या उन्होंने एक्सप्लेन ढंग से नहीं किया था या नहीं बता पाए थे, तो वो भी एक उनकी लिमिटेशन हो गई। ठीक है, तीसरी बात आती है कि वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्या? फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फाइन स्ट्रक्चर है ना बच्चों, स्पेक्ट्रल लाइंस का फाइन स्ट्रक्चर कह लो सिंपली यहाँ पे। तो ये चीज़ वो नहीं कर पाए थे। इसको समझ लो, ये क्या है स्पेक्ट्रल लाइंस का स्ट्रक्चर। तो बच्चों होता क्या है कि स्पेक्ट्रल लाइन जब होती है, स्पेक्ट्रल लाइन आपकी मान लो पास कर रही है और आप ऑल ऑफ अ सडन उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवा देते हो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर, जिसका नॉर्थ और साउथ ये है, तो स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, और भी थिन होके ये बट जाती है आगे, यानी कि ब्रेक हो जाती है। हालांकि ये बहुत थिन है लेकिन ये और थिन होके ब्रेक हो जाती है। ओके, तो इस चीज़ का क्या था? इस चीज़ का मतलब ही यही था कि यहाँ क्या होता है, इस चीज़ को जीमन इफेक्ट कहते हैं वैसे तो। ओके, अगर आपने पढ़ा है ये, वैसे 11th के टॉपिक में भी बताया गया था शायद। ओके, तो इस चीज़ में क्या था कि जीमन इफेक्ट ये चीज़ ये से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि भाई ऐसा हो रहा है तो लेकिन हो क्यों रहा है। फाइन स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहे थे कि स्पेक्ट्रल लाइन का जो फाइन स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ही है, वो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सेम चीज़ अगर वो पास करवा देते हैं किस में से, भाई सपोज करो वो पास करा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में से, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में से अगर पास करा देते हैं तो वो क्या होता है, अगेन वो लाइन आपकी क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है आगे, इस तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ जाने का मतलब ये क्या है कि वो स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन ढंग से वो नहीं कर पाए थे। इस चीज़ को स्टार इफेक्ट कहते हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या था कि वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। इसके अलावा भी और भी लिमिटेशंस हैं छोटी छोटी सी, अगर आपको मिले तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए उसको। ठीक है, बाकी मेन जो आपको बताई गई हैं या जो मेन बातें हैं वो मैंने आपके सारी इसमें कवर कर ली हैं। इसके अलावा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वगैरह थी, या आपकी वो कह लो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस तो थी ही। ओके, तो ये वाली बात उन्होंने मतलब बोर्स के अकॉर्डिंगली नहीं हो पाया था, या लिमिटेशन उनकी ये थी। ठीक है, तो
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सॉरी वो जो मुझे याद नहीं आ रहा था वो हिजनबर्ग था, तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हो गई। तो ये सारी बातें एज अ लिमिटेशन थी, ठीक है। और ये हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये सब बातें मिस्टर बोर बता नहीं पाए थे उस टाइम में, तो ये सारी उनकी फेलियर्स में चली गई। हालांकि बोर का मॉडल काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल मॉडल था, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये सारी उनकी क्या हो गई, लिमिटेशंस में चली गई। तो यहाँ तक मैंने आपको सारा कुछ तकरीबन जो भी आपका टर्म 2 के सिलेबस का एटम चैप्टर का जितना था वो तकरीबन सारा मैंने आपको यहाँ पे कवर करके दे दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ इसमें लगता है कुछ कमी है या कुछ ऐसा है जो आपको दोबारा समझना है या कुछ जो आपको ढंग से इसमें एक्सप्लेन नहीं हो पाया, समझ नहीं आ पाया, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, लिमिटेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई हों, ओके। तो इसको देख लीजिए, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं जितने मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखोगे तभी आपको ढंग से समझ में आएगा। एटम चैप्टर है, एटम चैप्टर को मैंने आज यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपका वहाँ छोड़ दिया था बोर्स मॉडल में, ठीक है। बोर्स मॉडल के कुछ मेन बातें बता के कि वहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड, बोर्स रेडियस से रिलेटेड, और आपका वहाँ पे फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी वगैरह सब वहाँ डिस्कस कर दी थी। एनर्जी का एक मेजर टॉपिक था जो मैंने आज के लिए छोड़ा था, और वो चीज़ भी मैंने आज यहाँ पे कवर करके आपको दे दी है। ये सारे टॉपिक्स मैंने आज आपके कवर करवा दिए हैं, जिसमें एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी ऑर्बिट में उसका एक्सप्रेशन फार्मूला वगैरह सब बता दिया है, एनर्जी के लेवल कैसे डिफर करते हैं एक्साइटेशन स्टेट में वो बता दिया है, लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बेसिकली उसमें कौन कौन सी सीरीज़ आई थी, लाइमन, बाल्मर, पिफोन, ब्रैकेट, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ओके। वीडियो में आगे पीछे जाके आप इसमें देख सकते हैं, ओके। इसके बाद मैंने आपको डी ब्रोगली का कमेंट बता दिया है जो सेकंड पोस्टुलेट बोर के ऊपर था, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर यानी एंगुलर मोमेंटम वाला। अगर आपको ध्यान में आ रहा हो लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा उस चीज़ को, उस पर डी ब्रोगली का जो कमेंट आया था तो उनके हिसाब से भी वही चीज़ आ रही है जो बोर के हिसाब से थी, तो वो वैलिडेट था वाला पोस्टुलेट। तो और बाकी जो मैंने लास्ट में आपको कवर किया वो लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल था। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल में जो जो बातें थी वो सारी मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करके बता दी हैं। 3-4 बातें मेजर थी जो आपको बता दी हैं। तो बच्चों अगर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए उसके अंदर, और अगर आपको कोई भी ऐसा लगे कि हाँ कोई नया टॉपिक आपको चाहिए या कोई ऐसा टॉपिक चाहिए जो आपको समझ में ना आया हो पूरे थ्रू आउट द सेशन अपनी क्लास में, स्कूल में या कहीं कोचिंग सेंटर्स में, तो मुझे आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं ताकि मैं उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना लूँ, ओके। तो बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइए। बाकी थैंक यू सो मच, आज की वीडियो मैं यहीं तक रख रहा हूँ।